आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी हम यूपी जुडिशरी स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जिसमें 9 एक्ट्स जो यूपी जुडिशरी में नए ऐड हुए हैं जीके के पेपर में, वो कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कवर किया था और उस पर जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है मैं उसके बारे में काफ़ी खुश हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने बोला है कि वो एक्ट वहां से उनको एक बार पढ़ने के बाद फिर जरूरत नहीं है कोई और सोर्स रेफर कर पाने की करने की। तो बेसिकली मेरा पर्पस भी यही है कि मैं आपको, इसीलिए मैं पूरा एक एक्ट एक लेक्चर में कवर कर रहा हूं कि आप अगर एक बार ये लेक्चर देख लें, आपको बार बार कई दूसरे सोर्सेस रेफर करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आई अंडरस्टैंड एग्जाम का टाइम है और समय सबके पास कम होता है और आपको उतना मटेरियल मिल जाए जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए आपका काम कर दे, तो आई थिंक उतना काफी होगा। और इसी इंटेंट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको यह श्योर कर सकता हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को प्रॉपरली देखा, ये जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये सारे लॉज, अगर आप यहां से प्रॉपरली पढ़ते हैं, नोट्स जॉट डाउन करते हैं, तो आई थिंक आपका प्री और मेंस बहुत आराम से हो जाएगा। इन लॉज में तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो जैसे कि मेरी आदत है, मैं आपको दूसरे लॉज भी पढ़ाता हूँ, जनरल जो मेजर लॉज हैं वो भी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ और यहाँ पे भी मेरी कोशिश वही है और कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश है। तो आइए हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, राइट। तो देखिए, ये जो लॉ है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के मेंटेनेंस और उनके वेलफेयर के लिए बनाया हुआ एक लॉ है। तो बेसिकली ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। अगर हम इस एक्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टोटल 32 सेक्शंस हैं जिनको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पर हमेशा की तरह हम आज भी पहले सेक्शंस या प्रोविजंस नहीं स्टार्ट कर देंगे एक्ट के। हम पहले समझेंगे कि ये एक्ट आया क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें। बिकॉज हमेशा जैसे मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी लॉ को जब आप पढ़ते हो तो उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, उसके एग्जिस्ट होने का कारण जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई लॉ है तो देयर मस्ट हैव बीन सम नीड फॉर दैट, राइट। उस लॉ को किसी मिसचीफ को क्योर करने के लिए ही लाया गया होगा। तो अगर आप वो समझ जाते हो तो फिर आप उस एक्ट की एप्लीकेशन को, उस एक्ट की सोल को आराम से समझ सकते हो। तो ये एक अप्रोच है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, आप लोगों को भी बताता हूं। तो आज भी पहले हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो हमारे यहाँ उपनिषद में बोला गया है कि मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, मतलब माता और पिता देव भगवान के समान होते हैं, गॉड के समान होते हैं। तो ठीक है, ये तो एक इमोशनल एंगल है, ट्रेडिशनल एंगल है, जिस कल्चर से हम आते हैं वहां का एंगल है। पर उसके अलावा अगर हम लीगल साइड पे आए या फैक्चुअल साइड पे आए तो बाय द ईयर 2050 21% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन, लगभग अपने देश के 32 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन होंगे, 60 साल से ऊपर होंगे। तो एक इतनी बड़ी आबादी होगी सीनियर सिटीजन्स की, जिनको हमें केटर करना है, जिनका स्टेट की जिम्मेदारी है, इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनका ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, राइट। तो इसी को दिमाग में रखते हुए ये लॉ बनाया गया। अब आपके दिमाग में, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लॉ इनैक्ट किया गया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के लिए उनके सीनियर सिटीजन्स के। फिर ये रिक्वायर करता है चिल्ड्रन को कि आप अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दें। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करना चाहता है लॉ? मेंटेनेंस के थ्रू, जो उनके चिल्ड्रन या रिलेटिव्स पेरेंट्स को देंगे। उसके अलावा द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, अब गवर्नमेंट ओल्ड एज होम्स, गवर्नमेंट के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि वो ओल्ड एज होम्स बनाए और मेडिकल केयर प्रोवाइड करे सिटीजन्स को। उसके अलावा इस एक्ट के अंदर ये लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स भी बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके तहत जो इस तरह के डिस्प्यूट्स को सुनेगा, एडजुडिकेट करेगा और मेंटेनेंस अवॉर्ड करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए। क्यों ट्रिब्यूनल्स? इसलिए बनाए गए ताकि जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कम टाइम लेगी, राइट। दोस प्रोसीडिंग्स वुड बी लेस टाइम कंज्यूमिंग और जल्दी निर्णय आएगा। तो ये एक मेजर आइडिया है इस एक्ट को क्रिएट करने का, मेजर ऑब्जेक्टिव है इस लॉ को बनाने का। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अच्छा,
हमने 125 सीआरपीसी तो पढ़ा हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये बात करता है। सेक्शन 125 मेंटेनेंस के लिए पेरेंट्स भी उसमें कवर होते हैं, चिल्ड्रन कवर होते हैं, स्पाउस कवर होते हैं, और उसके अलावा पेरेंट्स भी कवर होते हैं। तो फिर हमें एक अलग लॉ की क्यों जरूरत पड़ गई? प्रॉपर क्रिमिनल लॉ मतलब सीआरपीसी में एक प्रॉपर प्रोविजन है, प्रॉपर चैप्टर है, चैप्टर 9 इसको डेडिकेटेड है। तो देखिए, अगर हम सेक्शन 125 को देखें तो वो बात करता है पेरेंट्स की, राइट, अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन एंड स्पाउस ऑफ कोर्स। पर वो सीनियर सिटीजन्स, उन सीनियर सिटीजन्स का क्या जो पेरेंट्स नहीं है, तो उनके लिए कौन देखभाल करेगा? और 125 एक जनरल प्रोविजन है। 125 में जो समय लगता है 125 की प्रोसीडिंग्स में वो थोड़ा ज्यादा है, राइट। और ये ऐसे केसेस हैं जहां पे मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन है जिसके पेरेंट जिसके चिल्ड्रन नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो इस लॉ का रिकॉर्ड्स करेगा। और दूसरी बात, 125 के अंडर किसी पेरेंट को, सपोज मान लीजिए कोई पेरेंट ही है, उसको मेंटेनेंस चाहिए, तो वो जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। पर ये लॉ स्पेसिफिकली, ये लॉ एक स्पेशल लॉ है, 125 एक जनरल लॉ है। तो ये लॉ बनाया ही इस पर्पस के साथ गया है कि स्पीडी रेमेडी मिल सके जो पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स हैं। अभी अगर उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो कहाँ केस लड़ते घूमेंगे इतने दिनों तक, बहुत लंबे समय तक, राइट। और उसके बाद फिर वो वेट करेंगे कि ठीक है अब हमें कोर्ट मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए जल्दी से जल्दी डिसीजन आए, उसके लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई है। अब अगर हम अभी हम आएंगे और देखेंगे इस एक्ट को अमेंड किए जाने के लिए, अमेंडमेंट बिल 2019 आया है, पर ये किसी वजह से पास नहीं हो सका पार्लियामेंट में और अभी भी पेंडिंग है। तो जब मैं आपको पूरा लॉ पढ़ा दूंगा एक बार, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके हाइलाइट्स क्या हैं, क्या अमेंडमेंट लेके आना चाहती है सरकार इसमें, राइट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसको प्रेसिडेंशियल असेंट 29 दिसंबर 2007 को मिली। ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, असेंट भी पूछ लिया जाता है और एनफोर्समेंट के लिए भी पूछ लिया जाता है। इसका हम प्रियम्बल देखते हैं कि किस लिए लाया गया, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो किस लिए मोर इफेक्टिव प्रोविजंस? मतलब ये बोल रहा है कि कहीं और प्रोविजंस हैं पर वो प्रोविजन शायद उतने इफेक्टिव नहीं है, हम और ज्यादा इफेक्टिव प्रोविजन लाना चाहते हैं, इसलिए इस एक्ट को ला रहे हैं। तो किस लिए? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए, राइट। उसके बाद हम इसके नॉर्मल सेक्शन 1, राइट। सेक्शन 2 इसमें इंपॉर्टेंट है। इट सेज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, राइट। तो इस एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ये जोलॉ है ये पूरे देश में तो एक्सटेंड करता ही है और साथ ही साथ उन सिटीजन्स के लिए भी एक्सटेंड करता है जो आउटसाइड इंडिया है, राइट। उसके बाद अब ये फोर्स में कब आएगा? तो ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा पार्लियामेंट ने। तो उत्तर प्रदेश में इसका जो एनफोर्समेंट हुआ बेसिकली वो सितंबर 2007 में हो, टू बी प्रिसाइज 7 सितंबर 2007 को इस एक्ट को माफ कीजिएगा सितंबर 2012 में इसको एनफोर्स किया गया, ना कि 2007 में। सितंबर 2012 में इस लॉ को एनफोर्स किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसके अंदर जो रूल्स हैं मेंटेनेंस के लिए, जो रूल्स यहाँ पे बनाए वो 2014 में 14 फेब 2014 को नोटिफाई किए गए। तो यूपी इस मामले में लेट था, 2007 में ये लॉ पास हो गया था, पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2012 में इसको नोटिफाई कर पाई। अब हम डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। चिल्ड्रन में क्या इंक्लूड करता है? सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, राइट। तो इसमें जो चिल्ड्रन है वो भी और ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों इंक्लूडेड हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। याद रखिएगा कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन में माइनर इंक्लूडेड नहीं है। देन कम्स मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर किस चीज के लिए मेंटेनेंस? फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो देखिए, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सी बात है कि जैसे अपने इलेक्शंस होते हैं तो बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो
फूड, क्लोथिंग एंड रेसिडेंस। उसके अलावा एक और चीज आपको ऐड कर लेनी है, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। देन माइनर की डेफिनेशन वो सिंपल ही है, वो सबको पता है, 18 ईयर्स से कम जो होता है। पेरेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो पेरेंट्स में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है प्री में। ये जो भी पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से, और जो ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किया है वहां पे मैंने अपने कुछ नोट्स इंसर्ट किए हैं एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली। तो पेरेंट की डेफिनेशन में फादर और मदर दोनों इंक्लूडेड हैं। अब बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो अडॉप्टिव भी हो सकते हैं, और स्टेप फादर और स्टेप मदर भी हो सकते हैं, वेदर और नॉट द फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन, राइट। तो पेरेंट्स किसी भी एज के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 60 ईयर्स के ऊपर ही हो, सीनियर सिटीजन ही हो। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरेंट में इन्होंने केवल बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? जिन्होंने आपको जन्म दिया है, केवल वही इंक्लूडेड नहीं है, उनके अलावा ऐसे पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं जिन्होंने आपको जन्म नहीं दिया पर उन्होंने आपको अडॉप्ट किया है, राइट। तो उनको अडॉप्टिव पेरेंट्स बोलते हैं। और स्टेप फादर और स्टेप मदर, राइट, जो सौतेले माँ या सौतेले बाप जो पिता होते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं पेरेंट की डेफिनेशन में। तो एक एक्सपेंसिव डेफिनेशन है पेरेंट की, इसको कन्फाइन नहीं किया है केवल बायोलॉजिकल पेरेंट्स तक, राइट। आप याद रखिएगा इसको। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल बना के प्रिस्क्राइब किया है उसके थ्रू, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, एंसेस्ट्रल हो, सेल्फ अक्वायर्ड हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, राइट। फिर उसके बाद अगर हम रिलेटिव की डेफिनेशन देखें तो रिलेटिव की डेफिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है। एनी लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज नॉट अ माइनर एंड इज इन पोसेशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। तो बेसिकली रिलेटिव की जरूरत कहां पे आती है? जहां पे जो सीनियर सिटीजन होता है उसका कोई उसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते, पर अगर उनकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए जो इंसान उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा उनको यहां पे रिलेटिव माना जाएगा। मान लीजिए किसी एक्स नाम के सीनियर सिटीजन है और उनकी डेथ होने पे वाई उनका नेफ्यू है, राइट, उनका खुद का कोई बेटा नहीं है पर उनके भाई का बेटा है, वो इनहेरिट करेगा उनकी प्रॉपर्टी को, तो इस केस में उसको रिलेटिव माना जाएगा। बस शर्त यह है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। और तो उसके ऊपर ये, अब रिलेटिव हम क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं? इसलिए डिटरमाइन कर रहे हैं कि अब अगर चिल्ड्रन नहीं है तो उस केस में रिलेटिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा सीनियर सिटीजन को, राइट। पर इसमें एक लैक्यूना है, अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए इस लॉ को बोला जाए तो आप जरूर इस बात को रखिएगा कि आप यहां पे तो रिलेटिव बोल रहे हो जिनके पास, जो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, पर उनके बारे में क्या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो उस केस में आपका टेस्ट क्या है? आप सीधा बोल रहे हो कि हु वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। तो अब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उनका कोई रिलेटिव ही नहीं है क्या, राइट। तो एक ये यहां पे थोड़ा सा पॉइंट है जहां पे अमेंडमेंट किए जाने की जरूरत है। देन कम्स सीनियर सिटीजन। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसे हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं इंडिया में। फिर स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी मींस द एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोल रहा है जैसे स्टेट गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर वगैरह दी गई है, तो अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब स्टेट में गवर्नर होता है और यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो उसको हम स्टेट गवर्नमेंट मानेंगे और वो रूल मेकिंग पावर उसके पास रहेगी, राइट, वो रूल्स बनाएगा। ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल का मतलब है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। वेलफेयर में देखिए, वेलफेयर मींस प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स एंड अदर एमिनिटीज नेसेसरी फॉर सीनियर सिटीजन्स, राइट। तो फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन एंड अदर एमिनिटीज, जो भी दूसरी चीजें जो जरूरत के लिए हो सीनियर सिटीजन्स की, जैसे कि। देन सेक्शन 3, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो अब आप इसको समझिए कि जो सेक्शन 3 है वो ये बोल रहा है कि कोई भी लॉ, कोई भी प्रोविजन एग्जिस्ट करता हो मेंटेनेंस पे सीनियर सिटीजन्स के और पेरेंट्स के, बट ये लॉ प्रिवेल करेगा उन सारे लॉस के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो एक्ट है सीनियर सिटीजन्स एक्ट, जो एक्ट अपन पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, इस एक्ट
का क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर ऑल अदर एग्जिस्टिंग लॉज। तो इस क्लियरली बोलता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेंट इन एनी इनेक्टमेंट अदर देन दिस एक्ट। तो किसी और लॉ में चाहे कुछ और लिखा हो, डज नॉट रियली मैटर, जो इस लॉ में लिखा हुआ है, जो इस लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे। अब हम चैप्टर 2 में आते हैं, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो सबसे पहले सेक्शन 4 में हम देखते हैं कि कब कब कि किसके अगेंस्ट जो मेंटेनेंस है वो मांगा जा सकता है। तो एक लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ फ्रॉम हिज ओन अर्निंग और आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5। तो मतलब कौन सा सीनियर सिटीजन या पेरेंट जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकते खुद की अर्निंग से और खुद की प्रॉपर्टी से जो उन्होंने ओन की हुई है उससे अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उस केस में अंडर सेक्शन 5 वो एक एप्लीकेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ, अगर वो पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं तो अपने चिल्ड्रन के अगेंस्ट या ग्रैंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट। तो बेसिकली चिल्ड्रन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, तो चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों इंक्लूडेड हैं, बट वो कौन माइनर नहीं होना चाहिए बस, राइट। तो मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स जो हैं उनके वो खुद से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं खुद की अर्निंग से, और उनके दो बेटे हैं, एक बेटे की एज 14 ईयर्स है और एक बेटे की एज 26 ईयर्स है। तो ऐसे केस में वो 26 ईयर्स जिसकी एज है उस बच्चे के अगेंस्ट, उस बेटे के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो इनको मेंटेन करे, पर वो माइनर नहीं होना चाहिए, राइट। तो मतलब 14 ईयर्स वाले के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अब अगर कोई चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है तो वो अपने रिलेटिव के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे सकता है। रिलेटिव कौन था, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जो इंसान इस इंसान की डेथ के बाद इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। देन कम्स सबसेक्शन 2। तो अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो चाइल्डलेस है, जिसके कोई बच्चे नहीं है, उनको भी मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए, इसलिए इस तरह का यहां पे प्रोविजन इंक्लूड किया गया है। अब सबसेक्शन 2, अब ये ऑब्लिगेशन है कि मेंटेनेंस कितना करेंगे। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि उतनी मतलब ऐसा मेंटेनेंस होना चाहिए जिससे कि वो सीनियर सिटीजन एक नॉर्मल लाइफ जी सके, राइट। ये इसमें फर्स्ट सबसेक्शन 1 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राउंड्स आप याद रखिएगा और उसके अलावा 1 और 2 याद रखिएगा कि कब किसके अगेंस्ट किया जा सकता है। देन सेकंड और थर्ड वही बात कर रहा है, सेकंड सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर रहा है और थर्ड पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है। हम फोर्थ पे आते हैं। It says any person being a relative of senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such citizen or he would inherit the property of such senior। तो बेसिकली रिलेटिव के लिए बात कर रहा है कि आपको कि जो रिलेटिव है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेन करे सीनियर सिटीजन को, राइट। अभी बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रिलेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सीनियर सिटीजन द मेंटेनेंस शैल बी पेएबल बाय सच रिलेटिव इन द प्रोपोर्शन इन व्हिच दे वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। तो सपोज देयर इज अ पर्सन एक्स और एक्स हैज नो चिल्ड्रन, एक्स के कोई बच्चे नहीं है, बट उसके 2 नेफ्यू हैं, उसके भाई के 2 बेटे हैं, और जब उसकी डेथ होगी तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी उसके पास है एक्स के पास वो वाई के 2 बेटों के पास जाएगी। तो अभी यहाँ पे उसके कितने रिलेटिव हुए, 2 रिलेटिव हुए। तो बेसिकली जब मेंटेनेंस का ऑर्डर आएगा और तो उस केस में वो दोनों जो नेफ्यूज हैं वो अब मेंटेनेंस जो है वो डिवाइड कर लेंगे। सपोज एक महीने में 8,000 रुपए मेंटेनेंस दिया जाना है एक्स को, तो दोनों लोग 4,000 रुपए दे देंगे, और अगर एक होगा तो 1,000 देंगे, राइट। तो उसी हिसाब से कहने का मतलब है कि जितना भी मेंटेनेंस अमाउंट होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में सारे जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच में डिवाइड हो जाएगा। देन कम्स एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। तो 4 में बताता है कि कब एप्लीकेशन दी जा सकती है और किसके अगेंस्ट दी जा सकती है। 5 बात करता है कि एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस कौन दे सकता है, राइट, और फिर प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 दी जा सकती है सीनियर सिटीजन या पेरेंट के थ्रू, ऑब्वियसली वो अग्रीव्ड हैं जिनको मेंटेनेंस चाहिए, और अगर सीनियर सिटीजन और पेरेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एप्लीकेशन दे पा रहे हैं, अगर वो इनकेपेबल है तो कोई और पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो इसमें रोल ऑफ एनजीओज कम्स इनटू पिक्चर।
एनजीओज यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन। तो खुद से सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स, या फिर कोई और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो लोग ऑथराइज करते हैं। या फिर थर्ड, ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल मतलब सेक्शन 7 के अंडर जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो ऑन इट्स ओन खुद से भी कॉग्निजेंस ले सकता है। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि केवल एप्लीकेशन ही आए तभी वो कोई एक्शन ले। अब इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एनी वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, राइट। अब हम सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है कि इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए एक एप्लीकेशन एक्स ने दे दी, राइट, कि मुझे अपने बेटे से मेंटेनेंस चाहिए। तो अब उस एप्लीकेशन को डिसाइड होने में समय लगेगा, 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो उस दौरान जब वो पेंडिंग है एप्लीकेशन, उस दौरान एक इंटरिम मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन को या पेरेंट को, जो चिल्ड्रन है, उनके थ्रू दिया जाएगा कोर्ट के ऑर्डर पे, जितना भी कोर्ट डायरेक्ट करेगा, राइट। तो ये कुछ उस तरह का प्रोविजन है जैसा हिंदू मैरिज एक्ट में हम लोग इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सेम उसी तरह का प्रोविजन यहाँ पे सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स के लिए किया गया है, राइट। अब ताकि जब तक केस डिसाइड ना हो जाए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी लाइफ को आराम से सस्टेन कर सके। थर्ड, अब इसमें प्रोसीजर बताया कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा। तो बेसिकली ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मिली उसके बाद ट्रिब्यूनल एक नोटिस देगा, किसको, चिल्ड्रन को या रिलेटिव को। अगर किसी ने बोला है कि मुझे मेरे बेटे से मेंटेनेंस चाहिए या बेटी से मेंटेनेंस चाहिए, तो उसको एप्लीकेशन मिलने के बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, नोटिस देगा उस चाइल्ड को या रिलेटिव को, और दोनों पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि अपनी बात रखें, वो जो पेरेंट या सीनियर सिटीजन है वो, और उसके अलावा जिसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन दी गई है वो भी। तो आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, इंक्वायरी होगी कि कितना अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए और ऐसा क्यों किया गया। देखिए, बहुत ही आसानी से यहाँ पे बोला गया है कि दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दो और इंक्वायरी कर लो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में। कोई ट्रायल प्रोसीजर नहीं है सीपीसी का, कोई ऐसा नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो किया जाएगा, लेंदी ट्रायल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए जाएंगे। ये कोई एडवर्सेरियल ट्रायल नहीं है, ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, और स्पीडी डिस्पोजल हो जाए केस का, और जो पार्टी अग्रीव्ड है उसको जल्दी से रिलीफ मिल जाए। टोटल जो एम है, जो कंप्लीट एम है इस लॉ का, एक्चुअली यही है, राइट। तो इसलिए इस तरह का प्रोविजन। फिर अब जो एप्लीकेशन फाइल की गई है अंडर सेक्शन 2 मेंटेनेंस के लिए, उसको देखिए, शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो ये जो एप्लीकेशन है विद इन 3 मंथ्स, विद इन 90 डेज डिसाइड की जानी है, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि कितने दिन में एप्लीकेशन डिस्पोज करनी होती है, राइट। तो मंथली अलाउंस मांगा जा सकता है मेंटेनेंस के लिए, एंड एक्सपेंसेस के लिए भी मांगा जा सकता है पैसा। एक्सपेंसेस का कैसे, जब जो सीनियर सिटीजन था उसको मेंटेनेंस चाहिए था, पर जो चिल्ड्रन है वो मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसको एक केस फाइल करना पड़ा। जब उसने केस फाइल किया तो जो भी एक्सपेंसेस हुए, प्रोसीडिंग्स जो चली ट्रिब्यूनल के सामने, उसमें जो भी एक्सपेंस आए वो भी उसके पास रिकवर करने का अधिकार है। तो इसलिए बोला जा रहा है एप्लीकेशन किस चीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए भी डिस्पोज की जाएगी। मतलब एक ही एप्लीकेशन में ये सारी चीजें एक ही बार, मतलब एक ही ऑर्डर में ग्रांट करेगा कोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, प्रोवाइडेड। अब क्या ट्रिब्यूनल एक्सटेंड कर सकता है इसको? बिल्कुल कर सकता है, एक बार एक्सटेंड कर सकता है इस टाइम फ्रेम को, मैक्सिमम 30 डेज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इस जरूर याद रखिएगा प्री के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो 90 डेज में रिजॉल्व करना है, और 90 डेज के बाद भी वो केवल एक बार एक्सटेंशन दे सकता है, 30 डेज का, उससे ज्यादा नहीं, राइट। अब एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस जो है वो एक से ज्यादा लोगों के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जो रिलेटिव की हमने बात की, तो अगर 2 रिलेटिव हैं तो दोनों के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। या फिर मान लो अगर एक ही के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की गई
तो जो दूसरा रिलेटिव है, वो मान लीजिए एक रिलेटिव एक्स है जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की गई, तो एक्स को पता है कि वाई भी इनहेरिट करेगा इस इंसान की प्रॉपर्टी और वाई को भी पे करना चाहिए मेंटेनेंस। तो एक्स क्या करेगा, वाई को इंप्लीड कर लेगा। इंप्लीड करने का मतलब सूट का हिस्सा बना लेना, राइट। तो या तो एक से ज्यादा रिलेटिव या एक इंसान के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल, मान लीजिए एक इंसान के दो बच्चे हैं तो दोनों के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। और मान लो अगर केवल एक के अगेंस्ट ही फाइल की गई है तो जो एक चाइल्ड है वो दूसरे को इंप्लीड कर लेगा, राइट। तो यही ये बता रहा है सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर मान लीजिए दो लोगों, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक्स और वाई, दो लोगों को मेंटेनेंस देना था, राइट, अपने फादर को। अब एक्स और वाई में से किसी एक की डेथ हो गई, सपोज एक्स की डेथ हो गई, तो जो दूसरे हैं उनकी लाइबिलिटी मेंटेनेंस पे करने की वो कंटिन्यू रहेगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक की डेथ हो गई तो दूसरा मेंटेनेंस नहीं पे करेगा, तो दूसरे की लाइबिलिटी है कि वो मेंटेनेंस पे करे, राइट, पूरा मेंटेनेंस पे करेगा। पहले अगर 2 थे 4 पे कर रहे थे तो अभी 1 8 पे करेगा, राइट। नाउ 7, any such allowance for the maintenance and expenses of for proceeding shall be payable from the date of the order। अब कब से ये अलाउंसेस और ये जो अमाउंट है पेएबल होगा, जिस दिन से ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है मेंटेनेंस का ऑर्डर उस दिन से पेएबल होगा, और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। बेसिकली अब क्वेश्चन ये आता है कि अलाउंस तो पे किया जाएगा पर किस दिन से पे किया जाएगा। तो बेसिकली जनरल रूल के एज अ जनरल रूल जिस दिन वो ऑर्डर आया है उस दिन से अलाउंस, जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो पे किया जाएगा। पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर में लिख दिया है कि आज से नहीं, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की गई थी 3 महीने पहले उस दिन से पे किया जाएगा, तो फिर एप्लीकेशन की जो डेट है उस डेट से मेंटेनेंस अलाउंस पे किया जाएगा, राइट। अब ये बात करता है 8 कि अगर ब्रीच ऑफ ऑर्डर हुआ है, अगर जो चिल्ड्रन है या जो रिलेटिव है वो विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगा, वारंट इशू किया करके अमाउंट को ऐसे कलेक्ट किया जाएगा जैसे कि वो फाइन हो, राइट। और अगर फिर भी अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाता है तो उस केस में जब तक पेमेंट नहीं हो जाता तब तक, या फिर मैक्सिमम 1 मंथ की पनिशमेंट, 1 मंथ की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है उस चिल्ड्रन को या रिलेटिव को जो मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है, राइट। अब ये एक लिमिटेशन पीरियड बता रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई वारंट इशू नहीं किया जाएगा फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ का जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो पे नहीं किया किसी चाइल्ड ने या रिलेटिव ने, तो अब वो पे नहीं किया है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो विद इन 3 मंथ्स, जो ड्यू डेट थी इसके विद इन 3 मंथ्स जो ट्रिब्यूनल है उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी, वो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ये कंप्लेन करते हुए कि मेंटेनेंस इस पीरियड के लिए नहीं दिया गया है। तो अब इस केस में ये लिमिटेशन पीरियड, अगर जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर ये एप्लीकेशन नहीं डाली तो उस केस में फिर वो बाद में अमाउंट जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब सेक्शन 6 ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है और प्रोसीजर और प्रोसीजर को इलैबोरेटली बताता है। तो ये बोल रहा है कि जो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 5 वो चिल्ड्रन और रिलेटिव के अगेंस्ट किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में की जा सकती हैं जहां पे वो रहता है या लास्ट रिसाइड किया है, राइट। कौन, जो सीनियर सिटीजन है या रिलेटिव, या फिर जहां पे चिल्ड्रन और रिलेटिव रिसाइड करते हैं। तो ये ज्यूरिसडिक्शन की बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो प्रोसीडिंग्स है वो कहां फाइल हो सकती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे वो सीनियर सिटीजन रहा है लास्ट टाइम, या फिर जहां रह रहा है, या फिर जहां पे चिल्ड्रन और रिलेटिव्स अभी प्रेजेंटली रहते हैं। अब सबसेक्शन 2 इट सेज कि जब एप्लीकेशन मिलेगी तो उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक प्रोसेस इशू करेगा प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन या रिलेटिव के लिए कि भाई एप्लीकेशन किसी ने, सपोज कोई सीनियर सिटीजन है उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट में,
अब एप्लीकेशन डाल दी तो जो चिल्ड्रन है उसे हो सकता है ना पता हो, तो सिंपल समन इशू करते हैं, प्रोसेस इशू करते हैं, ताकि उसको इन्फॉर्म किया जाए जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन डाली गई है और उसको कोर्ट में बुलाया जा सके। तो सबसेक्शन 2 में कोर्ट ये करेगा। एंड देन फॉर सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन रिलेटिव, अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए चिल्ड्रन की रिलेटिव की जो ट्रिब्यूनल है उसको कोर्ट जो पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगी, जैसे कि अंडर सीआरपीसी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी चीजें मैंने हाईलाइट की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको ध्यान देना है इन पे, इनको जरूर जॉट डाउन करना है अपने नोट्स में। अब ऑल एविडेंसेस, अब ये बोल रहा है कि जितने भी एविडेंसेस हैं उस प्रोसीडिंग्स में वो लिए जाएंगे जब चिल्ड्रन एंड रिलेटिव प्रेजेंट होंगे, राइट? और इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसे कि समन्स केसेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जो चिल्ड्रन और रिलेटिव हैं वो विलफुली जो प्रोसेस है उसकी सर्विस अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के ले ही नहीं रहे प्रोसेस, राइट? या फिर अटेंड नहीं कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल सर्विस एक्सेप्ट कर लिया पर ट्रिब्यूनल नहीं आ रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है, बिना एक पार्टी को सुने, बिना चिल्ड्रन और रिलेटिव को सुने एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है। अब जहां पे चिल्ड्रन, हमने देखा शुरुआत में कि जो एक्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियली एप्लीकेबल है, तो कैसे जो लोग आउटसाइड इंडिया भी रह रहे हैं जहां पे चिल्ड्रन वगैरह, तो उनको सम्मन कैसे सर्व किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी अथॉरिटी को ऑथराइज करेगी उसकी उनके उस अथॉरिटी के थ्रू चिल्ड्रन और रिलेटिव पे जो बाहर रह रहे हैं उनके अगेंस्ट सम्मन इशू किए जाएंगे। नाउ सब सेक्शन 6 इट सेज ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन जो सेक्शन 5 में मेंटेनेंस के लिए दी गई है वो सुनने से पहले क्या करेगा? कंसिलिएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। मे वर्ड यूज हुआ है, शैल नहीं यूज हुआ है, तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है पर रेफर कर सकता है ताकि के पूरी प्रोसीडिंग की नौबत ना आए और एक क्योंकि फैमिली का इशू है ये, तो एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए और दोनों पार्टीज का जो ग्रीवेंसेस है वो सॉल्व हो जाए। खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स हैं इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो सॉल्व हो जाए। तो जो ट्रिब्यूनल है वो ऐसा कर सकता है एप्लीकेशन पे प्रॉपर प्रोसीडिंग्स शुरू करने से पहले कंसिलिएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है, और कंसिलिएशन ऑफिसर विद इन 1 मंथ, जब से उसे ये रेफर किया गया है उसके 1 महीने के अंदर अंदर एमिकेबल सेटलमेंट अगर हो जाता है तो 1 महीने के अंदर बेसिकली जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो विद इन 1 मंथ रिपोर्ट सबमिट करेगी, विद इन 1 मंथ रिपोर्ट सबमिट करेगा ट्रिब्यूनल को। और अगर एमिकेबल सेटलमेंट हो गया है तो ट्रिब्यूनल जो भी सेटलमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास कर देगा, राइट? अब एक्सप्लेनेशन इसका क्या बोलता है? कंसिलिएशन ऑफिसर कौन हो सकता है? तो कंसिलिएशन ऑफिसर देखिए 3 कैटेगरीज ऑफ लोग जो हैं वो हो सकते हैं। नंबर 1, एनी पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जो हमने ऊपर देखा था कि कोई वॉलंटरी एसोसिएशन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, या फिर मेंटेनेंस ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मेंटेनेंस ऑफिसर भी यहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं, या उसके अलावा एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय ट्रिब्यूनल फॉर दिस पर्पस, या फिर ट्रिब्यूनल किसी और पर्सन को अगर नॉमिनेट ट्रिब्यूनल ने किया है तो वो भी हो सकता है, राइट? तो 3 लोगों को कंसिलिएशन, 3 तरह के लोगों को कंसिलिएशन ऑफिसर बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। देन सेक्शन 7 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। अब ये स्टेट गवर्नमेंट शैल, मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि जब भी ये एक्ट कमेंस होगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूट करेगी फॉर ईच सब डिवीजन 1 और मोर ट्रिब्यूनल्स फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड डिसाइडिंग अपॉन द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। तो क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि एक सब डिवीजन, मतलब हर सब डिवीजन में एक ट्रिब्यूनल। इसका मतलब अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट कई सब डिवीजन्स में बटी होती है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 8-9 सब डिवीजन्स भी हो सकती हैं। तो अब उस हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रिब्यूनल की बात नहीं हो रही है, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 8-9 सब डिवीजन है तो हर सब डिवीजन के लिए एक ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। इससे ही समझ आता है कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, बहुत सीरियस है इस मामले में, ताकि बहुत आसानी से जो सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कराया जा सके।
सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 अगर हम देखें तो ये बोलता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस ट्रिब्यूनल का वो कौन होगा। तो मिनिमम सब डिविजनल ऑफिसर्स रैंक का जो ऑफिसर होगा वो ट्रिब्यूनल के ऊपर प्रिसाइड करेगा, राइट। उससे नीचे का ऑफिसर नहीं हो सकता। तो मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए? सब डिविजनल ऑफिसर, राइट। याद रखना ये प्री के सारे, ये प्री के क्वेश्चंस हैं। यहां से भी प्री में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में कितने होने चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए, सब डिवीजन में एक होना चाहिए, स्टेट में एक होना चाहिए, ब्लॉक में एक होना चाहिए। तो आपका आंसर सब डिवीजन होगा यहाँ पे, राइट। फिर अब अगर किसी एक एरिया के लिए एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गए तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके से उनके बीच में काम का बंटवारा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है आपके लिए। अब सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 बात कर रहा है कि समरी प्रोसीडिंग्स होंगी इंक्वायरी के केस में। तो मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई लेंथी ट्रायल नहीं होगा, प्रोसीजरल लॉज अप्लाई नहीं होंगे जो कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर दे मैटर को। समरी प्रोसीजर होगा, यहां पे समरी प्रोसीडिंग्स होंगी इंक्वायरी में। याद रखना है, सेक्शन 8 इसके लिए प्रोवाइड करता है। और राइट क्या प्रोवाइड करता है? समरी प्रोसीजर के बारे में। तो अब ये क्या है? इन होल्डिंग एन इंक्वायरी द ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू एनी रूल्स दैट मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ फॉलो सच समरी प्रोसीजर एज इट डीम्स फिट। तो ट्रिब्यूनल का जो प्रोसीडिंग्स होगी वो कैसे चलेगी? स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उस हिसाब से जो प्रोसीजर उसको ठीक लगेगा ट्रिब्यूनल को, उन रूल्स के ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए वो प्रोसीजर, उन रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो इंक्वायरी करेगा, जो ट्रिब्यूनल है वो इंक्वायरी करेगा। अब ट्रिब्यूनल के पास जो पावर है वो पावर होगी सिविल कोर्ट की, एविडेंस लेने के लिए, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए, विटनेस की अटेंडेंस एनफोर्स करने के लिए, राइट। एंड ट्रिब्यूनल को क्या माना जाएगा? सिविल कोर्ट माना जाएगा फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 195 सीआरपीसी। सेक्शन 195 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स for offences against public justice and for offences relating documents given in evidence, and chapter 26 के मामले में भी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड बात करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 में। ये बात करता है कि ट्रिब्यूनल जो है वो किसी एक इंसान को, जिसको ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई प्रॉपर नॉलेज रखता है जो उस मैटर में उसको हेल्प कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है इंक्वायरी में ट्रिब्यूनल को असिस्ट करने के लिए। हम सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। अगर चिल्ड्रन और रिलेटिव नेग्लेक्ट करते हैं और मना कर देते हैं मेंटेन करने से सीनियर सिटीजन को, जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो ट्रिब्यूनल मंथली अलाउंस के लिए ऑर्डर कर सकता है, राइट, जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है। मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस की यहाँ पे लिमिट दी गई है 10,000 रुपीज की। आप इसको दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। जो 2019 का अमेंडमेंट है वो इस लिमिट को हटाने की बात करता है, क्योंकि 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो काफी कम अमाउंट है। इस चीज को ध्यान में रख के जो अमेंडमेंट है वो विड्रॉ करने की बात, वो उस अमेंडमेंट बिल में ये प्रोविजन है कि जो 10,000 की अपर लिमिट है उसको हटा दिया गया। बट एज ऑफ नाउ द लॉ इज दैट द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस दैट कैन बी अवॉर्डेड इज ओनली 10,000 रुपीज। ये आपको याद रखना है, पेपर में एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 बोलता है ऑल्टरेशन अलाउंस कि ट्रिब्यूनल जो है अगर कोई ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगता है और चेंज इन सर्कमस्टांस लगता है, जो सीनियर सिटीजन है या पेरेंट है उनको ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि अभी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है, या फिर इन्होंने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया था उस टाइम पे जब ये एप्लीकेशन फाइल की थी और इन्होंने ट्रिब्यूनल को मिसलीड किया है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल ऑल्टर कर सकता है जो मेंटेनेंस का अमाउंट शुरुआत में मेंटेनेंस अलाउंस जो ऑर्डर किया था। अब सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर सिविल कोर्ट ने बाद में कोई ऐसा ऑर्डर दिया है जिसके तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को ये ऐसा लगता है कि जो मेंटेनेंस अलाउंस का ऑर्डर इसने पास किया था उसको कैंसिल कर देना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर दे या फिर उसको चेंज भी कर दे, वेरी कर दे। मान लीजिए पहले 8,000 का मेंटेनेंस दिया था तो उसको हटा के 4,000 रुपए कर दे या फिर ऑल टुगेदर कैंसिल कर दे, राइट।
अब इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए 125 सीआरपीसी में कोई 125 सीआरपीसी में कोई मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया पेरेंट को, या फिर कोई एक सूट चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो जिसमें उस एक कमर्शियल बिल्डिंग थी और कोर्ट ने सिविल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये कमर्शियल बिल्डिंग इनको बिलोंग करती है, किसको, जो पेरेंट मेंटेनेंस ले रहा था। तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल बिल्डिंग अब जो इन पेरेंट के पास आ गई, तो उससे वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और तो उस केस में उनको जरूरत नहीं है मेंटेनेंस की। तो ऐसे केसेस में जो सिविल कोर्ट है, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का अगर कोई डिसीजन आता है तो ट्रिब्यूनल अपना जो मेंटेनेंस अलाउंस का ऑर्डर था उसको कैंसिल या वेरी कर सकता है। अब 11 बात करता है एनफोर्समेंट की मेंटेनेंस ऑर्डर की। तो ये बोल रहा है कि जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है ये विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फीस पे की जाएगी सीनियर सिटीजन और पेरेंट को। विदाउट एनी फीस ये कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है किसको दी जाएगी, सीनियर सिटीजन को या पेरेंट को, इनके फेवर में ये आया है। और ट्रिब्यूनल इसको एनफोर्स कर सकता है इन एनी प्लेस, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। कहां पे, कहीं भी, इन एनी प्लेस, जहां पे जिस इंसान के अगेंस्ट ये ऑर्डर दिया गया है, जहां पे भी वो पर्सन हो। मान लीजिए कानपुर में ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया और वो इंसान केरला में रह रहा है, तिरुवनंतपुरम में रह रहा है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट तो वहां पे तिरुवनंतपुरम में इस ऑर्डर को एनफोर्स किया जा सकता है, राइट। अब 211 का सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि अगर जो मेंटेनेंस ऑर्डर जो है इस एक्ट के अंडर जो पास किया जाएगा उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि चैप्टर 9 बेसिकली जैसा कि जो इफेक्ट चैप्टर 9 सीआरपीसी में जब मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होते हैं तो होता है। तो चैप्टर 9 बेसिकली सेक्शन 125 से डील करता है। 125 चैप्टर 9 में सेक्शन 125 मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, जिसमें 125 से 128 तक प्रोविजंस हैं। एंड shall be executed in the manner prescribed for the execution। तो बेसिकली सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसका इफेक्ट ऐसा होगा इस एक्ट के अंडर जैसे कि चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस के ऑर्डर्स का होता है, और एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि सीआरपीसी में मेंटेनेंस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है। और सीआरपीसी में इसके लिए जो प्रोविजन है वो अंडर सेक्शन 128 दिया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। तो आप 11 को सेक्शन 125 सीआरपीसी एंड सेक्शन 128 सीआरपीसी के साथ पढ़िएगा, राइट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। ये बात करता है ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। तो इट सेज जहां पे एक सीनियर सिटीजन और जो पेरेंट है वो मेंटेनेंस उसको अंडर चैप्टर 9 सीआरपीसी भी मिल सकता है और इस लॉ के अंडर भी मिल सकता है। तो इस केस में उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके अंडर ये मेंटेनेंस चाहते हैं। मतलब वो या तो इस एक्ट के अंडर मेंटेनेंस ले सकते हैं या फिर सीआरपीसी के अंडर ले सकते हैं, बट नॉट अंडर बोथ, याद रखिएगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि सीआरपीसी के अंडर भी वो मेंटेनेंस ले रहे हैं और इस लॉ के अंडर भी मेंटेनेंस ले रहे हैं। वो उनको किसी एक लॉ के अंडर ही मिल सकता है। अब ये उनके ऊपर है कि वो डिसाइड करें किसके अंडर वो मेंटेनेंस चाहते हैं। सेक्शन 13 बोल रहा है डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। तो इट सेज कि जब ऑर्डर पास होगा मेंटेनेंस का, उस ऑर्डर के पास होने के 30 दिन के अंदर, राइट, जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर अनाउंस करेगा उसके 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा जो चाइल्ड या रिलेटिव है उसको, किसमें, ट्रिब्यूनल के पास, या जैसा भी ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करता है। अब सेक्शन 14 एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्री के हिसाब से। ही बात करता है कि जब आप मेंटेनेंस अलाउंस मांग रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा क्या, और इंटरेस्ट अगर दिया जाएगा तो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो इसका आंसर है, इसको हम अगर आगे पढ़ें तो इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट करेगा उसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट। तो कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाएगा एट सच रेट, उस रेट से, राइट। और कब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जब से एप्लीकेशन फाइल की गई है मेंटेनेंस के लिए, उससे पहले से इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। मैक्सिमम अगर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है तो कब से कर सकता है, जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल की गई थी, राइट। पर उससे पहले से इंटरेस्ट नहीं अप्लाई होगा, राइट, ये याद रखिएगा। और इंटरेस्ट का रेट कितना होगा,
शैल नॉट बी लेस देन 5%, तो मिनिमम 5% का सिंपल इंटरेस्ट एंड मैक्सिमम जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा 18% का। अब इट सेज, अब ये बात कर रहा है कि एक ट्रांजिटरी प्रोविजन है कि अगर कोई जो एप्लीकेशन है वो चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी के अंडर पेंडिंग है, जब ये लॉ फोर्स में आ रहा है, जब ये लॉ फोर्स में आएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोर्ट जो सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन 125 की जो एप्लीकेशन है, चैप्टर 9 की जो एप्लीकेशन है, जो कोर्ट उससे डील कर रहा होगा वो अलाउ करेगा उस एप्लीकेशन का विड्रॉ किया जाना पेरेंट की रिक्वेस्ट पे, और पेरेंट उसके बाद एंटाइटल हो जाएंगे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए इस ट्रिब्यूनल में, राइट। तो अब इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अब सेक्शन 15 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली हमने पहले पढ़ा था मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सेक्शन 7 में कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। अभी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के डिसीजन से अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है, मान लीजिए चिल्ड्रन अग्रीव्ड हैं, तो उस केस में वो, मान लीजिए पेरेंट अग्रीव्ड है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो अपील फाइल कर सकते हैं, राइट। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी सब डिविजन्स होती हैं, तो उन सब डिविजन्स में हर सब डिवीजन में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई है, और उन सबसे अपील सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा, राइट। और एपेलेट ट्रिब्यूनल को प्रिसाइड कौन करेगा, कोई ऑफिसर जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे नहीं होगा, राइट। तो डीएम की रैंक का जो ऑफिसर होगा बेसिकली वो उस एपेलेट ट्रिब्यूनल को हेड करेगा। अब अपील्स की बात करते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात हो गई तो अपील, तो जो सीनियर सिटीजन और पेरेंट है, इंटरेस्टिंगली सेक्शन 16 केवल सीनियर सिटीजन और पेरेंट को अपील का अधिकार देता है, चिल्ड्रन को नहीं देता है, रिलेटिव को नहीं देता, राइट। तो सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी सीनियर सिटीजन है, पेरेंट अगर अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, तो 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल को। तो यहां पे लिमिटेशन कितना है, 60 डेज है, राइट। उसके बाद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रोविजंस। अब इट सेज प्रोवाइडेड दैट ऑन अपील द चिल्ड्रन रिलेटिव हु इज रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच मेंटेनेंस ऑर्डर शैल कंटिन्यू टू पे सच पेरेंट द अमाउंट सो ऑर्डर। तो मतलब अपील पेंडिंग है, डजंट रियली मैटर, जो ऑर्डर किया था, राइट, वो, या बेसिकली एपेलेट ट्रिब्यूनल जो डायरेक्ट करेगा कि आप इतना अमाउंट पे करते रहो भले ही अपील पेंडिंग है, राइट। तो वो उतना अमाउंट जो चिल्ड्रन रिलेटिव्स हैं वो पेरेंट या सीनियर सिटीजन को पे करते रहेंगे। उसके बाद ये इसका जो प्रोविजो है बेसिकली कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करता है कि ठीक है 60 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो सीनियर सिटीजन या पेरेंट है, अपील करने के लिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। पर अगर वो उस दौरान नहीं भी कर पाते हैं, तो किसी सफिशिएंट रीजन के कारण अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में 60 डेज के बाद भी उनकी जो अपील है उसको एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें अब आगे प्रोसीजर बताया गया कि किस तरीके से एपेलेट ट्रिब्यूनल फंक्शन करेगा, कि जब उसे एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील मिलेगी कि रिसीट ऑफ अपील के बाद, मतलब जब उसे पता चला कि अपील फाइल हुई है, तो उसके बाद एक नोटिस सर्व किया जाएगा रिस्पोंडेंट के ऊपर, और एपेलेट ट्रिब्यूनल जो प्रोसीडिंग्स हैं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल से वो मंगा सकता है। उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल एग्जामिन करेगा अपील को और रिकॉर्ड को जो उसने नीचे से मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल से मंगाए हैं, और उसके बाद या तो अपील को अलाउ कर देगा, अपील को रिजेक्ट कर देगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, राइट। अब इट सेज प्रोवाइडेड नो अपील शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू बोथ द पार्टीज। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो किए जाएंगे, और कोई अपील रिजेक्ट नहीं की जाएगी अनलेस कोई अपॉर्चुनिटी दी गई हो दोनों पार्ट, अनलेस एक अपॉर्चुनिटी दी गई हो दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने का इन पर्सन, या फिर अगर वो पार्टीज प्रेजेंट नहीं है तो एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। फिर 6 कह रहा है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है एंड शैल मेक एन एंडेवर टू प्रोनाउंस, मतलब यहां पे ये उतना मैंडेटरी क्लॉज नहीं है जैसा पहले था जब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के लिए कि 90 डेज में आपको करना है। शैल मेक एन एंडेवर की मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल ट्राई करेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा
कि 1 महीने के अंदर, जिस दिन से उसको अपील मिली है उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो अपना ऑर्डर है वो पास करे, और ऑर्डर कैसा होगा? इन राइटिंग होगा। 7, इट सेज अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर शैल बी सेंट टू बोथ द पार्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा उसमें जो कॉपी है ऑर्डर की वो दोनों पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया और आपने देखा कि सेक्शन 16 बात करता है कि जो अपील करने का अधिकार है वो केवल पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स को है, चिल्ड्रन और रिलेटिव्स को नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। इसमें हाईकोर्ट ने बोला कि सेक्शन 16 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो है, पर जो राइट टू अपील है वो दोनों पार्टीज को अवेलेबल है। मतलब चिल्ड्रन को भी वो राइट टू अपील मिलना चाहिए, चिल्ड्रन को भी वो राइट टू अपील है, भले ही इसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर राइट टू अपील दोनों पार्टीज को है जो भी अग्रीव्ड हो सकती है, राइट। फिर सेक्शन 17 बात करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की। ये भी एक ऐसा सेक्शन है जो इस पे काफी लिटिगेशन हुआ है और इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। ये कहता है कि कोई भी पार्टी जो होगी ट्रिब्यूनल के सामने, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, वो एक लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, एक लॉयर के थ्रू रिप्रेजेंटेड नहीं होगी। मतलब ये लॉयर्स का जो रोल है वो खत्म कर देता है प्रोसीडिंग्स में जो इसके अंडर होंगी, राइट। पर अब जब इसको चैलेंज किया गया तो अगेन परमजीत कुमार सरोया का जो जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, उसमें उन्होंने बोला, और फिर पवन रेले के केस में भी जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है 2019 का, इसमें भी इन दोनों कोर्ट्स ने एक एनालॉजी दी, एक लॉजिक दिया बेसिकली। और वो लॉजिक ये है कि आप मना कर रहे हो एडवोकेट्स को अपीयर होने से, एडवोकेट्स को के थ्रू रिप्रेजेंटेड होने से किसी भी पार्टी को इस लॉ के अंडर। पर ये जो लॉ है ये 2007 में फोर्स में आया, ये 2007 में बना। उसके बाद जो एडवोकेट्स एक्ट है 1961, उसका सेक्शन 30 15 जून 2011 को फोर्स में आया। तो बेसिकली, और ये सेक्शन 30 क्या किस बारे में बात करता है एडवोकेट्स एक्ट का? ये कहता है कि यहां पे जो एडवोकेट होंगे उसमें एडवोकेट को राइट टू प्रैक्टिस होगा बिफोर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन द कंट्री, राइट। तो जो एडवोकेट्स हैं उनको हर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस का अधिकार है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट बाद में आया है तो वो जो प्रोविजन है वो ओवरराइड करेगा सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट को। तो इसलिए भले ही सेक्शन 17 ये बोलता हो कि लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, पर हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ये जजमेंट है और दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट जो कि क्लियरली बोलता है कि सेक्शन 17 जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन को बार नहीं कर सकता, और एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 30 जो है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर सेक्शन 17। अब सेक्शन 18 में मेंटेनेंस ऑफिसर अपॉइंट होगा। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट मेंटेनेंस ऑफिसर अपॉइंट करेगी। किसको डेजिग्नेट कर सकती है मेंटेनेंस ऑफिसर? डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से नीचे की रैंक का ना हो, राइट। अब मेंटेनेंस ऑफिसर क्या करेगा? वो एक पेरेंट को रिप्रेजेंट, अब एडवोकेट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऐसा सेक्शन 17 ने बोला, तो सेक्शन 18 में ये प्रोविजन किया गया कि मेंटेनेंस ऑफिसर पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वो चाहे। चैप्टर 3 इसका ओल्ड एज होम्स के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है कि ओल्ड एज होम एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि बेसिकली ये सेक्शन की नंबरिंग यहाँ पे गलत है, रियली सॉरी अबाउट दैट, ये सेक्शन 19 है, राइट। तो ये ओल्ड एज होम्स के बारे में बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ओल्ड एज होम एस्टैब्लिश करेगी। शुरुआत में मिनिमम एक ओल्ड एज होम एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, और जिसमें कि 150 सीनियर सिटीजन जो कि इंडिजेंट है, इंडिजेंट का मतलब जो एनी सीनियर सिटीजन हु इज नॉट हैविंग सफिशिएंट मींस, जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है खुद को मेंटेन करने का, उनको रखा जाएगा, राइट। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड करेगी कि मैनेजमेंट की जो ओल्ड एज होम्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, और मेडिकल केयर और एंटरटेनमेंट के लिए जो इनहैबिटेंट्स हैं उसके लिए भी प्रोविजन करेगी। फिर आता है मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो अब
सेक्शन 20 बात करता है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको मेडिकल, ऑब्वियसली जब उस एडवांस एज में जो लोग होते हैं उनको प्रॉपर मेडिकल केयर की भी जरूरत पड़ती है। तो मेडिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड हॉस्पिटल हो, फुली या पार्शली, वो बेड्स प्रोवाइड करेंगे सीनियर सिटीजन को एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका सेक्शन 20 में सेकेंड, कि सेपरेट क्यूज अरेंज की जाएंगी सीनियर सिटीजन के लिए। एक्चुअली ये कहीं फॉलो होता नहीं देखा मैंने, कि हॉस्पिटल्स वगैरह में सेपरेट क्यूज हों सीनियर, जैसे मेन की और विमेन की अलग लाइन दिखती है, उसी तरीके से एक सेपरेट क्यू सीनियर सिटीजन के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, मतलब सीरियस जो बीमारियां हैं जो सीनियर सिटीजन्स की हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए। रिसर्च एक्टिविटीज की जाएंगी जो कि ओल्ड एज की जो बीमारियां होती हैं, राइट, उनमें उस फील्ड में काम करे और साइंटिफिक एडवांसमेंट हो। फिर उसके बाद देयर आर ईयर मार्क फैसिलिटीज फॉर गिरियाट्रिक पेशेंट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि हर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे प्रॉपरली एरियाज हों, मतलब एक डिपार्टमेंट हो या फैसिलिटीज हों जो कि गेरियाट्रिक, मतलब जो बूढ़े लोगों को, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन को अपन गेरियाट्रिक बोलते हैं। तो उनकी केयर करने के लिए गेरियाट्रिक डिपार्टमेंट होना चाहिए, गेरियाट्रिक फैसिलिटी होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, राइट। एंड देन कम्स सेक्शन चैप्टर 5 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सेक्शन 21 बोलता है कि पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए। तो वो काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, राइट। और पब्लिक अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है? जब इस एक्ट के प्रोविजंस को वाइड पब्लिसिटी दी जाए थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, बी टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, एटसेट्रा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाए, इस लॉ में ट्रेनिंग दी जाए, उनको अवेयर किया जाए, राइट, इस लॉ में और इस लॉ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें उनका सेंसिटाइजेशन हो। फिर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट मैनी मिनिस्ट्रीज। ये कौन इंश्योर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राइट, ताकि जो भी सीनियर सिटीजन्स के जो इश्यूज हैं उसको उनको एड्रेस किया जा सके एंड उसका पीरियोडिकल रिव्यू किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है, एटलीस्ट प्री के उससे तो नहीं है, मेंस के लिए, मेंस में पूछा जा सकता है। सेक्शन 22 बात करता है कि कौन सी अथॉरिटीज जो हैं वो इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑथराइज है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑथराइज कर सकती है, उसके ऊपर पावर्स कन्फर कर सकती है कि आपको अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करना है। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी अपने सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर को स्पेसिफाई कर सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑफिसर को पावर दे सकता कि दिस पर्टिकुलर ऑफिसर विल बी dealing with issues related to this act and will ensure proper implementation of this act in a particular district. तो स्टेट गवर्नमेंट किसको कन्फर कर सकती है पावर? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। अब स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर, जिससे कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो सके सीनियर सिटीजन्स की। सेक्शन 23 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखिएगा। ये बोलता है कि कहीं भी कोई भी सीनियर सिटीजन जिसने कि इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू या किसी और तरीके से ट्रांसफर कर दी है, पर इस कंडीशन के साथ ट्रांसफर की है कि जिसको ट्रांसफर की जा रही है वो बेसिक एमेनिटीज, राइट, बेसिक एमेनिटीज में फूड, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, जो बेसिक चीजें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराएगा। कौन? ट्रांसफरी, जिसके फेवर में प्रॉपर्टी दी जा रही है। और पर उसके बाद अगर ट्रांसफरी रिफ्यूजेस और फेल्स टू प्रोवाइड सच एमेनिटीज, ट्रांसफरी या तो मना कर देता है या फेल हो जाता है, प्रोवाइड नहीं करता है वो एमेनिटीज को, तो उस केस में जो ट्रांसफर किया गया है तो उसको ऐसा माना जाएगा, जो पेरेंट या सीनियर सिटीजन है जो ट्रांसफर किया, ऐसा माना जाएगा
कि वो फ्रॉड या कोवर्जन के थ्रू किया गया था या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू किया गया था, और एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफर, मतलब जो ओल्ड जो पेरेंट है, जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो चाहे तो उसके ऑप्शन पे उस ट्रांसफर को ट्रिब्यूनल वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन, याद रखिएगा इसको। सब सेक्शन 2 अब ये कहता है कि जहां पे किसी को सीनियर सिटीजन को राइट है किसी एस्टेट से, मतलब किसी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस प्राप्त करने का, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी एस्टेट उस प्रॉपर्टी के साथ जाएगी ट्रांसफरी के पास, मतलब जिसके पास भी, जिसको भी प्रॉपर्टी दी जाती है। सपोज प्रॉपर्टी जो थी पहले ए के पास थी और उससे जो सीनियर सिटीजन है उसको मेंटेनेंस मिल रहा था, ए ने वो प्रॉपर्टी उठा के बी को ट्रांसफर कर दी। अब जब बी को ट्रांसफर कर दी तो बी के अगेंस्ट भी जो प्रॉपर्टी अब बी के पास चली गई, उससे भी मेंटेनेंस का अधिकार किसको है? सीनियर सिटीजन को। किन केसेस में है? जहां पे ट्रांसफरी को पता था कि बी को पता था, मतलब बी यहां पे ट्रांसफरी इस एग्जांपल में, तो बी को पता था कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है, या फिर उसको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है। तो इन दो सिचुएशन में जो ट्रांसफरी है उसकी ऑब्लिगेशन होगी कि जो प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है उसमें से मेंटेनेंस प्रोवाइड करे वो सीनियर सिटीजन है पेरेंट को। पर अगर कोई ऐसा ट्रांसफरी है जिसे पता नहीं है कि ऐसी कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी इस प्रॉपर्टी पे, और उसने पैसे देके कंसिडरेशन के साथ ये चीज खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस केस में जो सीनियर सिटीजन का राइट है फिर डिफीट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है आप लोगों को, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक क्लॉज अक्सर आता है कि जो बोनाफाइड ट्रांसफरी है उसके अगेंस्ट फिर ये राइट एनफोर्स नहीं हो सकता, अदरवाइज ये राइट एनफोर्स किया जा सकता है स्टेट ट्रांसफरी के अगेंस्ट भी, मतलब ट्रांसफरी के पास जो स्टेट है उसके अगेंस्ट भी। अब इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन इनकेपेबल है एनफोर्स करने के लिए, राइट अपने सब करवाने के लिए 1 और 2 के अंडर कोई राइट है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने डिस्कस किया है बार बार, कि कोई वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड इन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट, जो कि एक एनजीओ वगैरह भी हो सकता है, तो वो सिटीजन के, सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे एनफोर्स करवा सकता है। अब ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल, सेक्शन 24 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आपको याद आएगा कि आईपीसी में भी एक इस तरह का प्रोविजन है, बट वो चिल्ड्रन के लिए एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 24 बात करता है एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान जिसके पास हु हैड द केयर और प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन एंड इफ ही लीव्स सच सीनियर सिटीजन इन एनी प्लेस, उनको छोड़ देता है इस इंटेंशन से, विद द इंटेंशन ऑफ होली अबैंडनिंग सच सीनियर सिटीजन, उसको पनिशमेंट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट दी जाएगी जो कि 3 महीने तक की मैक्सिमम हो सकती है, इसमें एक्सटेंड टू 3 months, और फाइन या फिर 5,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों, राइट। तो एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, तो अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 मंथ की पनिशमेंट दी जा सकती है, राइट, या फिर उसके अलावा 5,000 रुपए का फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। 25 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर ऑफेंस जो इस एक्ट में किया गया है हम उसको क्या मानेंगे? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होगा यहाँ पे हर ऑफेंस। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, राइट। तो यहां बेसिकली इस प्रोविजन के थ्रू ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है सीआरपीसी पे, राइट, इस लॉ को। नाउ 25(2) इट सेज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समैरिली बाय अ मैजिस्ट्रेट, कि जो भी अपराध इस लॉ के अंडर होगा जिसके ऊपर हमने बात भी की, तो उसका समरी ट्रायल होगा और वो ट्रायल मैजिस्ट्रेट कर सकता है, राइट। अब इन्होंने यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट, राइट। चैप्टर 7 मिसलेनियस 26 बात करता है कि जो भी ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट किए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 21, जो भी अपॉइंट किए जा रहे हैं इस एक्ट के अंडर, जो हमने अलग अलग प्रोविजंस में देखा, तो उन ऑफिसर्स को हम क्या मानेंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे वो, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। हम सब जानते हैं सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, तो इस एक्ट में जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं उनको वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगेन, इट सेज दैट जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स शैल बी
बार्ड, कि कोई भी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा उन मैटर्स में जिनमें ये एक्ट अप्लाई होता है, एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग व्हिच इज डन और इंटेंडेड टू बी डन बाय और अंडर दिस एक्ट। तो सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन भी नहीं होगा उन मैटर्स में जिनमें ये एक्ट एक्सटेंड करता है, और कोई इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं किया जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा, राइट, ऐसे किसी मैटर में जो इस लॉ के अंडर किया जाना हो, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं कर सकते और सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी बार्ड है। 28 सिंपल प्रोविजन है जो ऑलमोस्ट हर लॉ में दिया रहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट कोई सूट या प्रोसीडिंग नहीं लाई करेगी जो कुछ भी उन्होंने गुड फेथ में किया है, ताकि इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा सके। 29 बात करता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। हालांकि अब इस प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है। इट सेज कि कोई भी अगर डिफिकल्टी अराइज होती है इस प्रोविजंस इस एक्ट के प्रोविजंस में, तो स्टेट गवर्नमेंट को के पास पावर होगी कि वो डिफिकल्टीज को रिमूव कर सके, राइट। प्रोविजो बताता है कि ये जो पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज वाला ऑर्डर है इस एक्ट को एनफोर्स करने के 2 साल के बाद फिर नहीं दिया जा सकता ऐसा कोई ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो 2 साल तक ही इस प्रोविजन की वैलिडिटी थी। 30 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को एज टू कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन इस एक्ट के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर 31 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है पीरियोडिक रिव्यू करने के लिए, ताकि वो ये देख सके कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इस एक्ट का स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। फिर हम आते हैं पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो देखिए रूल मेकिंग पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट पीरियोडिक रिव्यू भी कर सकती है इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन का। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन रूल बना सकती है, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, राइट। अब किस किस मामले में रूल बना सकती है? मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो दिया जा सकता है ना, द स्कीम फॉर मतलब बट वो लिमिट उसकी 10,000 से एक्सीड नहीं हो सकती, द स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स एंड फॉर पब्लिसाइजिंग दिस लॉ, कि किस तरीके से इस लॉ के बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए और इस लॉ के बारे में सबको बताया जाए। फिर कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान बनाएगी कि कैसे सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी को और उनकी लाइफ को सिक्योर किया जाए, और कोई और मैटर भी किसी और मैटर पे भी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है। अब सेक्शन 3 जो सब सेक्शन 3 है 32 का, वो ये बोलता है कि जैसे ही कोई रूल बनाया जाएगा उस रूल को एज सुन एज पॉसिबल स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा, राइट। तो जहां पे 2 हाउसेज हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, जैसे अपने यहाँ 6 राज्य हैं जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, राइट। तो उन दोनों हाउसेज में के सामने रखा जाएगा, और जहां पे एक राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश में ऑब्वियसली 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दोनों के सामने इसको रखा जाएगा। और जिस राज्य में अगर एक हाउस है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो फिर वहां पे केवल एक हाउस के सामने रखा जाएगा। तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 24 फरवरी 2014 को ये मेंटेनेंस रूल्स अंडर सेक्शन 32 नोटिफाई किए, राइट। फिर एक जजमेंट है, आप लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर। इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस इशू किए सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, राइट। अब तो ये एक पूरा लॉ है, मैंने आपको थोड़ा सा स्पीड में भी बताया, जहां जरूरी था मैंने आपको एनालिसिस दिया, जो लैक्यूने थे वो बताए। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस लॉ को अमेंड करने के लिए एक 2019 का बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, एंड उस बिल के जो कुछ हाइलाइट्स है वो हम देख लेते हैं, राइट। तो पहली बात तो ये जो प्रोटेक्शन पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को दिया, ये इन लॉज को भी दिए जाना चाहता, इन लॉज को भी ये जो नया बिल है वो एक्सटेंड कर रहा है, राइट, कि इन लॉज भी कवर्ड होंगे। इन लॉज के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स के प्रति है, और साथ साथ में इन लॉज के प्रति भी है उनको मेंटेन करने की। फिर चिल्ड्रेन
और रिलेटिव्स को भी अलाउ करता है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कवर डिसीजन मैंने आपको बताया कि तो अब इस बिल में ये प्रोविजन होगा कि जो चिल्ड्रन हैं और रिलेटिव्स हैं वो भी अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपर लिमिट है 10,000 की उसको हटा दिया गया है नए बिल में। अब इट ऑल्सो ये क्या कर रहा है कि रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट केयर होम्स की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइवेट केयर होम्स हैं सीनियर सिटीजन के, उनका रेगुलेशन करे, उसके उनके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड करे कि उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीजें भी अब नए वाले बिल में इसकी डिटेल्स भी हैं। द बिल, अब ये ऑनलाइन कंप्लेंट भी एक फाइल की जा सके, इसके लिए भी प्रोविजंस नए लॉ में होंगे, राइट। बट देखिए कब पास हो पाता है। डे केयर होम्स को इस्टेब्लिश करने की बात भी हो रही है कि भाई एक तो ओल्ड एज होम्स हो गए, ओल्ड एज होम्स के अलावा डे केयर होम्स भी इस्टेब्लिश किए जाए अंडर सेक्शन 23A ऑफ द एक्ट। 23A इंसर्ट किया गया है नए बिल में और उसमें ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। फिर सीनियर सिटीजन होम्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अपन डिस्कस कर चुके हैं। बिल सीक्स टू वाइडन द डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस की डेफिनेशन को और वाइड किया इन्होंने नए बिल में। और उसके अलावा जैसे कि अभी अपन पढ़ते हैं कि जो माइनर है उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं जा सकती, पर नए बिल में माइनर को भी लायबल किया गया है। किसके थ्रू? माइनर लायबल होगा अपने गार्डियन के थ्रू मेंटेन करने के लिए सीनियर सिटीजन या अपने पेरेंट को, राइट। तो ये था हमारा आज का एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये लॉ। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट किए हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको जॉट डाउन करने में आसानी हो। अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप एक प्रॉपर एनालिसिस दे पाएंगे। और साथ ही साथ प्री के लिए तो मैंने सारी चीजें हाईलाइट की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में।